अंशिका बैंक में नौकरी करती है और सिद्धार्थ एलआईसी कार्यालय में है। सिद्धार्थ तो घर से 10-11 बजे निकलता है, पर अंशिका को घर से जल्दी निकलना पड़ता है। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी पावनी 11 साल की और बेटा सनी 7 साल का। अंशिका दोनों बच्चों को स्कूल भेज सिद्धार्थ का लंच पैक कर बाकी का काम भाई पर छोड़ तैयार होकर बैंक निकल जाती। उसे हमेशा यही डर सताता कि पता नहीं उसके पीछे सिद्धार्थ और बाई कहीं कुछ। कितनी बार अंशिका ने सिद्धार्थ को अखबार की ओर से बाई को गंदी नजरों से घूरते देखा है। अब झाड़ू पोंछा लगाते वक्त किसी के भी कपड़े अस्त व्यस्त हो ही जाते हैं। इसका यह मतलब तो नहीं कि कोई उसे गंदी नजरों से घूरे। ऐसे में कोई भी बाई असहज हो जाएगी। अंशिका अंशिका ऐसे ही पति पर शक नहीं कर रही थी। नंदा, मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम काम खत्म करके चली जाना। और हाँ, फ्रिज में कुछ खाने का सामान रखा है, उसे लेती जाना, कहकर एक दिन अंशिका ऑफिस चली गई। अंशिका थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि उसे याद आया कि वह अपने दराज की चाबी भूल आई। उसने तुरंत स्कूटी घर की तरफ घुमाई। घर की दूसरी चाबी अंशिका के पास रहती थी, अतः वह दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर गई, उसके पैर वहीं ठिठक गए। सिद्धार्थ और नंदा दोनों अंशिका के बेड पर एक दूसरे से लिपटे थे। अंशिका को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। बाई तो भाग गई। सिद्धार्थ थकलाते हुए कहने लगा, अंशिका, मैं नहीं, वही जबरदस्ती करने। अंशिका ने बिना सिद्धार्थ की पूरी बात सुने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा और फिर कहने लगी, शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए? बिना तुम्हारी मर्जी के वह और तुम। छी छी, कह अंशिका अपने आंसू पोंछते हुए आगे बोली, उस दिन को कोसती हूं मैं जिस दिन मेरी तुमसे शादी हुई थी। अंशिका ऑफिस तो चली गई, पर अपनी तबीयत खराब होने का बहाना कर तुरंत घर आ गई। पूरा दिन और रात वह सिसकती रही, किसी से कुछ नहीं कहा, ना ही अपने बच्चों को इस बारे में कुछ पता लगने दिया। वह सोचने लगी कि कभी बच्चों को अपने पापा की इन गंदी हरकतों का पता लगा तो दोनों नफरत करेंगे उनसे। सिद्धार्थ की तो अब हिम्मत नहीं थी कि वह अंशिका के सामने जाए। अंशिका बच्चों को सुबह स्कूल भेजकर घर का सारा काम खत्म कर ऑफिस चली जाती थी। कोई भी काम वाली सुबह आने को तैयार नहीं थी। सब यही कहती कि 9 बजे के बाद ही आ सकती हैं। अंशिका का मन तो करता कि नौकरी छोड़ दे, पर बच्चों के स्कूल और पढ़ाई पर जो मोटा पैसा खर्च होता है वह कहाँ से आएगा। आसमान छूती महंगाई के युग में एक की कमाई से घर चलाना संभव नहीं था। एक बाई आई भी, पर कुछ दिन काम करके छोड़ गई। वही बात सुबह 8 बजे नहीं आ सकती। अंशिका की तो कमर जवाब देने लगी थी। आखिर वह घर बाहर कितना करेगी। अंशिका ने अपनी सहेली वैशाली से बाई के बारे में पूछने के लिए फोन किया तो उसने बताया, हाँ, एक बाई आती तो है मेरे घर काम करने, पर वह थोड़ी बूढ़ी है। अगर तुम कहो तो भेज देती हूँ। वैशाली की बात सुनकर अंशिका खुश हो गई। उसे यही तो चाहिए था। वह मन ही मन मुस्कुराई कि सिद्धार्थ अब बूढ़ी औरत को क्या घूरेगा। कांताबाई दूसरे दिन से ही काम पर आने लगी। अब अंशिका को कोई फिक्र नहीं थी। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। कांताबाई 2-3 दिनों से नहीं आ रही थी। वैशाली से पता चला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कुछ दिनों बाद आएंगी। सुनकर अंशिका के पसीने छूट गए। कांताबाई एक रोज किसी और को लेकर आई और कहने लगी, मैडम जी, यह मेरी बहू है रूपा, अब से यही आपके घर काम करेगी। कांताबाई, जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तब तो आओगी ना काम पर? अंशिका ने पूछा। मैडम जी, अब मुझसे काम नहीं होता है, गठिया की शिकायत है मुझे। काम करती हूँ तो दर्द और बढ़ जाता है। मगर आप चिंता ना करो, मेरी बहू मुझसे भी अच्छा काम करेगी, कांताबाई ने कहा। अंशिका ने हाँ तो कर दी, पर फिर वही शर्त कि सुबह 8 बजे आना पड़ेगा। रूपा मान गई। रूपा काम तो अच्छा करती थी, पर अंशिका को डर लगा रहता था कि सिद्धार्थ की गंदी नज़र कहीं रूपा पर भी ना पड़ जाए। रूपा थी भी बहुत खूबसूरत और फिर उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, यही कोई 22-23 साल। अंशिका के सामने ही वह काम करके चली जाती थी। अंशिका रविवार के दिन रूपा से खाना बनाने में भी मदद ले लिया करती थी। रूपा का व्यवहार भी अच्छा था। अंशिका हमेशा उसे कुछ न कुछ देती थी, जैसे पुराने सलवार सूट, चूड़ियाँ, बिंदी, लिपस्टिक आदि। रूपा भी बहुत खुश रहती थी। अंशिका को वह अपनी मैडम जी नहीं, दीदी कहकर बुलाने लगी थी। अंशिका ने जब एक दिन रूपा से पूछा कि तुम्हारा पति क्या करता है, तो बोली, दीदी, मेरा मर्द मजदूरी करता है, हमारी शादी के अभी 2 साल ही हुए हैं। रूपा अपने मायके, ससुराल
नाते रिश्तेदारों सबके बारे में बताती रहती थी। अंशिका अब रूपा पर भरोसा करने लगी थी, परंतु उसे अपने पति पर कतई भरोसा न था। रूपा को अंशिका के घर काम करते हुए करीब 7 महीने हो चुके थे। अब तो रूपा कभी कभार लेट भी आती तो अंशिका कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता था कि अगर रूपा ठीक है तो सिद्धार्थ कुछ नहीं कर सकता है। रूपा बड़े सलीके से सज धज कर रहने लगी थी। अंशिका ने एक दिन पूछ ही लिया, रूपा आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो, और ये तुम्हारा सलवार सूट भी कहाँ से खरीदा? बहुत ही सुंदर रंग है। रूपा कहने लगी, दीदी मेरी माँ ने दिया था। रूपा का चेहरा कुछ दिनों से बड़ा खिला खिला सा लगने लगा था। अंशिका ने पूछा भी, रूपा आजकल बड़ी खुश नजर आ रही है, कोई बात है क्या? तब रूपा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं दीदी। रूपा कुछ महीनों से काम करने लेट आने लगी थी। पूछने पर कहने लगी, मेरी सास बीमार है, इस कारण देर हो जाती है। अंशिका कुछ नहीं कहती, उस पर घर छोड़कर ऑफिस चली जाती थी। अंशिका को इस बात की हैरानी होती थी कि सिद्धार्थ इतना कैसे सुधर गया। रूपा उसे चाय देने भी जाती तो नजर उठाकर भी नहीं देखता है। अंशिका को लगा कि शायद उसे उस दिन का थप्पड़ याद है और फिर मुस्कुरा उठी। रूपा को काम पर ना आए आज हफ्ता हो गया। अंशिका को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, किससे पूछे कि रूपा क्यों नहीं आ रही है। फिर याद आया कि वैशाली से पूछती हूँ। वैशाली ने कहा कि उसके घर भी रूपा कई दिनों से नहीं आ रही है। उसने ये भी कहा कि रूपा का घर अंशिका के घर से थोड़ी दूरी पर ही है, जाकर पूछ ले। अंशिका को लगा कि वैशाली सच कह रही है, उसे जाकर देखना चाहिए कि क्यों नहीं आ रही है और वह काम पर आएगी भी या नहीं। संकरी सी गली में एक कमरे का घर, एक खटिया पर कांताबाई लेटी थी। बाहर से ही सब दिख रहा था। कांताबाई, अंशिका की आवाज सुनते ही कांताबाई बाहर आ गई। रूपा कई दिनों से नहीं आ रही है तो देखने आ गई। तबीयत तो ठीक है ना उसकी? अंशिका ने कांताबाई से पूछा। कांताबाई अपना सिर पीटते हुए कहने लगी, करमजली मर जाए तो अच्छा है। कांताबाई ऐसा क्यों कह रही? कोई बात हो गई क्या? अंशिका ने आश्चर्य से पूछा। मैडम जी, तो और मैं क्या बोलूं? पता नहीं है कलमुही कहाँ से अपना मुंह काला करवा कर आई है, किसका पाप अपने पेट में लिए घूम रही है। यह देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी? कांताबाई ने बिलखते हुए कहा, आपको अपने बेटे को क्यों जवाब देना पड़ेगा? रूपा के पेट में तो आपके बेटे का ही बच्चा। कांताबाई बीच में ही बोल पड़ी, मेरा बेटा तो साल भर से गुजरात में है, वहां कमाने गया है, तो उसका बच्चा कैसे हो सकता है मैडम जी? अंशिका को जोर से झटका लगा। वह रूपा से मिले बिना ही घर आ गई। उसने तो रूपा को एक अच्छी और सुलझी हुई औरत समझा था, पर वह तो चरित्रहीन निकली। अंशिका को यह भी डर सताने लगा कि पता नहीं रूपा किसके बच्चे की मां बनने वाली है, कहीं मेरे पति। फिर अपने दिमाग को झटका देते हुए अपने आप को ही समझाने लगी कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? रूपा तो मेरे सामने ही रोज काम करके चली जाती थी। हाँ, कुछ दिन लेट आई थी, पर सिद्धार्थ तो उसे देखता भी नहीं था। फिर वह तो कितने घरों में काम करती है, कोई भी हो सकता है। मगर अंशिका को अंदर ही अंदर कोई अनजाना डर सताने लगा था। अंशिका को यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि दूसरी बाई कहाँ से ढूंढेगी, और अगर मिल भी गई तो फिर वह कैसी होगी। यह सब सोच सोच कर ही अंशिका का दिमाग चकराने लगा था। उसे अब बाई के नाम से ही डर लगने लगा था। अंशिका ने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली, क्योंकि घर और बाहर दोनों जगह काम करना उसके लिए मुश्किल हो गया था। अंशिका को काम करते देख एक दिन सिद्धार्थ ने कहा, लगता है तुम्हारी बाई भाग गई। अंशिका ने कहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए नहीं आ रही है। अरे ये तबीयत खराब तो एक बहाना है पैसे बढ़ाने का। जानती हैं कि तुम औरतों का उसके बिना काम नहीं चलने वाला, इसलिए नखरे दिखाती है। एक कुटिल मुस्कान के साथ सिद्धार्थ ने कहा, जब तुम्हें कुछ पता नहीं है तो बकबक क्यों करते हो? अंशिका ने सिद्धार्थ को झिड़कते हुए कहा, लेकिन सिद्धार्थ को टटोलना भी था कि कहीं रूपा की इस हालत का जिम्मेदार सिद्धार्थ तो नहीं है। कांताबाई कह रही थी कि रूपा पेट से है, पर ताज्जुब की बात है कि उसका पति साल भर से उससे दूर है, फिर वह पेट से कैसे रह गई? खैर जो भी हो, पर कांताबाई तो रो रो कर कह रही थी कि जिसने भी उसकी बहू के साथ यह कुकर्म किया उसे वह छोड़ेंगी नहीं। यह भी कह रही थी कि पुलिस को सच बता देंगी। अंशिका सिद्धार्थ को देखकर बोल रही थी कि और उसका चेहरा भी पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तो तुम मुझे क्यों सुना रही हो? हकलाते हुए सिद्धार्थ ने कहा, और वैसे भी आज मुझे जल्दी ऑफिस के लिए निकलना है, तो नाश्ता लगा दो।
सिद्धार्थ अपने आप को ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा था कि ये फालतू की बातों से उसे क्या लेना देना, मगर अंशिका को सिद्धार्थ पर शक होने लगा था। अंशिका सोचने लगी कि रूपा ही बता सकती है कि कौन है वह इंसान जिसने उसके साथ ये सब किया। पर मैं क्यों पूछूं? कहीं उसने सिद्धार्थ पर ही झूठा इल्जाम लगा दिया तो? अंशिका मनी मन बड़बड़ा रही थी। कांताबाई को अचानक अपने घर आए देखकर अंशिका डर गई। बोली, क्या बात है कांताबाई? मैडम जी, मैंने अपनी बहू को बहुत मारा पीटा कि बताओ कौन है इसका जिम्मेदार, वरना तुझे तेरी माँ के घर भेज दूंगी। अंशिका के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। बोली, तो मुझे क्यों सुना रही हो कांताबाई? फिर एक सवालिया नजरों से वह कांताबाई को देखने लगी। मैडम जी, मुझे माफ कीजिए, पर रूपा ने आपके साहब का ही नाम बताया। कांताबाई, पागल हो गई हो क्या जो ऐसी बातें कर रही हो? और आपकी बहू, उसे मैंने क्या समझा था और क्या निकली? किसी और का पाप मेरे पति के सिर मरने की कोशिश कर रही है। अंशिका ने तैश में आते हुए कहा। मैडम जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। रूपा ने जो कहा वही बता रही हूँ, और मैं उसे डॉक्टर के पास भी लेकर गई थी गर्भपात करवाने, पर डॉक्टर ने कहा कि अब गर्भपात नहीं हो सकता है, टाइम ज्यादा हो गया है। आप ही कुछ करो मैडम जी, नहीं तो मुझे सबको आपके पति की करतूत बतानी पड़ेगी। एक तरह से कांताबाई ने धमकी देते हुए कहा। वह भी बेचारी क्या करती, जो उसे समझ आया कहकर चली गई। कांताबाई तो चली गई, पर अंशिका को ढेरों टेंशन दे गई। अपने पति का चरित्र तो उसे पहले से ही पता था। बेशर्म कहीं का, सुधरने का तो ढोंग कर रहा था, और मेरे पीछे छी। अपना ही सिर पकड़कर अंशिका चीखने लगी कि अब क्या करूं। जब शाम को सिद्धार्थ घर आया तो अंशिका ने उसे कांताबाई की कही सारी बातें बता दी। सिद्धार्थ कहने लगा, झूठ बोल रही है वह औरत। एक रोज मुझसे ही पैसा मांगने लगी कि मेरी सास बीमार है, डॉक्टर को दिखाना है। मुझे दया आ गई तो दे दिए, फिर तो वह हमेशा पैसे की मांग करने लगी। तब मैंने मना कर दिया, शायद इसलिए मुझ पर गंदा इल्जाम लगा रही है, सफाई देते हुए सिद्धार्थ ने कहा, पर उसके चेहरे से झूठ साफ झलक रहा था। कांताबाई तो अपनी बहू का गर्भपात भी कराने गई थी, लेकिन डॉक्टर ने ये कहकर मना कर दिया कि समय ज्यादा हो गया है, जान को खतरा हो सकता है। फिर अब तो एक जांच से पता चल जाता है कि बच्चे का बाप कौन है। अपनी नजरें सिद्धार्थ पर गड़ाते हुए अंशिका ने कहा, मुझे ये सब क्यों सुना रही हो? मैंने कहा ना कि मैंने कुछ भी नहीं किया। बार बार मुझे ये बातें न सुनाओ, सिद्धार्थ ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा। अंशिका रात भर करवटें बदलती रही। देखा तो सिद्धार्थ भी नहीं सोया था। अंशिका को अपने दोनों बच्चों का भविष्य अंधकार में डूबता नजर आ रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। दोनों बच्चों को स्कूल भेजकर और सिद्धार्थ के ऑफिस जाने के बाद अंशिका ने कांताबाई के घर का रुख किया। कांताबाई, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बाहर से ही अंशिका ने आवाज देते हुए कहा। कांताबाई अंशिका को अंदर अपनी कोठरी में ले गई। अंशिका ने कहा, रूपा, अगर तुम सब सच सच बताओगी तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। दीदी, पहले तो आप मुझे माफ कर दो, अंशिका ने कहा। हाँ, कर दिया, अब बोलो। आपको याद होगा जब मैं पहली बार आपके घर लेट आई थी। जैसे ही मेरा काम खत्म हो गया और मैं अपने घर जाने लगी तो साहब ने कहा कि एक कप चाय बना दो, फिर चली जाना। चाय देकर मैं जाने लगी तो वे बोले कि रूपा, थोड़ी देर बैठो। फिर मेरी बनाई चाय की तारीफ करने लगे। फिर कहने लगे कि तुम्हारी दीदी इतनी अच्छी चाय नहीं बना पाती हैं। चाय क्या, उसके बनाए खाने में भी स्वाद नहीं होता है। फिर कहने लगे कि मैं आपको कुछ न बताऊं। वे अब रोज मेरी तारीफ करने लगे। बोलते बोलते रूपा चुप हो गई। रूपा फिर कहने लगी, साहब ने एक रोज मुझसे कहा कि तुम्हारा पति यहाँ नहीं है, तो तुम्हारा कभी मन नहीं करता है? उनकी नजरों और उनकी कही बातों को मैं समझ गई। फिर कहने लगे, देखो रूपा, यह कोई शर्म की बात नहीं है, यह तो शरीर की जरूरत है और सभी को चाहिए ही। तुम्हारी दीदी तो मेरे साथ बैठना भी पसंद नहीं करती है। साहब रोज मुझे पैसे पकड़ा देते थे, कहते थे कि अपनी दीदी को कुछ ना बताना। कभी भी किसी चीज या पैसे की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना, बिल्कुल भी संकोच मत करना। तुम जरा लेट ही काम पर आया करो, इसी बहाने तुम्हारे हाथों की बनी चाय पीने को मिल जाया करेगी। साहब की सारी बातें मुझे सच्ची लगने लगी थी और रूपा की आंखों से आंसू बह निकले। अंशिका ने कहा, आगे क्या हुआ वह बताओ। मैं साहब की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और फिर, मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे नहीं पता था कि इसका अंजाम यह सब होगा, कहकर रूपा फफक फफक कर रो पड़ी। बेचारी, अभी इसकी उम्र ही क्या है।
अंशिका सोचने लगी, मैडम जी कल साहब भी आए थे, माफी मांग रहे थे, कहने लगे कि वह एक डॉक्टर को जानते हैं और फिर मुझे वहां ले गए, मगर डॉक्टर ने गर्भपात करने से ये कहकर मना कर दिया कि मेरी जान को खतरा है। साहब उसे पैसे का लालच भी देने लगे कि डॉक्टर आप आराम से सोचना, हम परसों फिर आएंगे। रूपा तुम कल जाओ, मैं भी पीछे से आती हूँ। साहब को मत बताना कि तुमने मुझे कुछ बताया है। रूपा को समझाकर अंशिका अपने घर वापस आ गई। सिद्धार्थ सुबह ऑफिस की कहकर घर से जल्दी निकल गया। अंशिका तो इसी ताक में थी। उसने सिद्धार्थ का पीछा किया, देखा तो सिद्धार्थ ने अपनी गाड़ी एक क्लिनिक के पास रोक दी। रूपा वहां पहले से खड़ी थी। जैसे ही दोनों क्लिनिक के अंदर गए, अंशिका भी उनके पीछे चल पड़ी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये गर्भपात अब नहीं हो सकता है, इनकी जान को खतरा है, डॉक्टर सिद्धार्थ से कह रहा था। अंशिका दंग थी कि सिद्धार्थ पहले भी रूपा को यहाँ लेकर आ चुका है गर्भपात करवाने, और मुझे बेवकूफ बना रहा था कि उसने कुछ नहीं किया है। डॉक्टर आप जितना पैसा कहेंगे दूंगा, पर आपको ये गर्भपात किसी भी तरह करना ही पड़ेगा, सिद्धार्थ गिड़गिड़ाते हुए डॉक्टर से कहे जा रहा था। पैसा है ही ऐसी चीज की पाप भी पुण्य लगने लगता है। अतः डॉक्टर रूपा का गर्भपात करने के लिए तैयार हो गया। अंशिका अब अपने आप को नहीं रोक पाई। नर्स रोकती रही। वह दंदनाते हुए क्लिनिक के अंदर चली गई। अंशिका को देखते ही सिद्धार्थ के पसीने छूटने लगे और डॉक्टर कहने लगा, कौन है आप? ऐसे बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गई? जैसे आप बिना परमिशन के एक औरत का गर्भपात करने जा रहे हैं। डॉक्टर, क्या आपको पता है कि इसका अंजाम क्या होगा? अंशिका ने गुस्से में कहा। डॉक्टर तुरंत गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो मैडम, मैं तो कब से इस आदमी को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर सिद्धार्थ भी कहने लगा, अंशिका इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये चरित्रहीन औरत है। मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि इसने मुझे कैसे। सिद्धार्थ की बात पूरी होने से पहले ही अंशिका ने एक जोरदार तमाचा सिद्धार्थ के गाल पर जड़ दिया। चुप, एकदम चुप, अब और नहीं। छल, फरेब, धोखेबाजी सब कुछ तो तुम में भरा पड़ा है। चरित्रहीन रूपा नहीं, तुम हो तुमने इसकी गरीबी का फायदा उठाया है, अब इसका अंजाम भी तुम ही भुगतोगे। अंशिका मुझे माफ कर दो, अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, अंतिम बार मेरा भरोसा कर लो, सिद्धार्थ ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। भरोसा और तुम्हारा अब तो इस जन्म में नहीं होगा। अपनी गलती को सुधारने का एक ही उपाय है कि इस बच्चे को अपना नाम दे दो, वरना उम्र भर सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अंशिका ने दो टूक शब्दों में कहा। फिर वह थोड़ा रुक कर बोली, अब मैं जो कह रही हूँ वह करो। तुम इस बच्चे को अपना नाम दो, यही एक रास्ता है तुम्हारे पास। दोनों ने सहमति से तलाक लिया और सिद्धार्थ रूपा को लेकर एक कमरे के मकान में रहने लगा। अंशिका को पता चला कि रूपा अब ठाठ से रहती है और सिद्धार्थ का सारा पैसा ऐंठ लेती है। एक रोज सुबह दरवाजे पर खटखट हुई। देखा, बड़ी दाढ़ी, बिखरे बालों वाला एक आदमी खड़ा था। अंशिका, मैं सिद्धार्थ, तुम्हारा गुनहगार। इससे पहले कि वह कुछ कहता, अंशिका गरज उठी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दरवाजे पर आने की? चले जाओ यहाँ से, ना मैं और ना ही मेरे बच्चे तुम्हारी सूरत देखने को तैयार है। सिद्धार्थ गिड़गिड़ाया। अंशिका, रूपा गली के एक ड्राइवर के साथ भाग गई, वह मेरा पैसा भी ले गई, अब तुम ही मेरा आसरा हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। अंशिका ने गुस्से भरे स्वर में कहा, जैसी करनी वैसी भरनी, धोखे के बदले धोखा। ये कहकर अंशिका जोर से दरवाजा बंद करके वहां से चली गई और सिद्धार्थ वहीं बैठा रह गया। ना ही वो घर का रहा और ना ही घाट का। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।